ठीक है जी। हम स्टार्ट करते हैं। हमारे जो आज के कंटेंट्स है ना, हम सबसे पहले देखेंगे कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्टिंग का पर्पस क्या होता है, उसके साथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स कितने होते हैं। उसके बाद हम ब्रीफली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग देखेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग देखेंगे, और मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन दोनों देखेंगे, उनके प्रोज एंड कॉन्स क्या थे। ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज ये है कि मैं आपको बता दूं, ये कॉस्टिंग बेसिकली हमारे टॉपिक में नहीं है, लेकिन बेस के लिए हमारे जरूरी है, क्योंकि हमने मॉडर्न कॉस्टिंग टेक्निक्स पढ़नी है, एबीसी है जैसे। ठीक है। इसके आगे जाके हमने प्रोडक्ट कॉस्टिंग पढ़नी है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पढ़नी है। तो हमें नॉलेज होना चाहिए ना इन चीजों का, कि बेसिकली कॉस्टिंग क्या थी, उसके पर्पस क्या थे। इसी तरह अब जो बाकी चीजें हैं, एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग भी नहीं है, लेकिन आपको एबीसी समझने के लिए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग समझने के लिए एब्जॉर्प्शनल और मार्जिनल कॉस्टिंग समझ आनी चाहिए। ठीक है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि पेपर के हिसाब से ये क्या चीजें आती हैं। जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ना, ये बेसिकली थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसकी कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। इसी तरह जो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, ये भी बेसिकली अब थ्योरेटिकल ही बन चुके हैं हमारे एग्जाम के हिसाब से। तो मैक्सिमम ये होता है कि 5 से 6 नंबर का जो है ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पेपर के अंदर डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में आ जाता है। उसके अंदर वो पूछ लेता है कि हम जी स्टैंडर्ड्स पूछ लेता है, उसके अंदर कंपैरिजन करवा लेता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। ठीक है। इस तरह की चीजों में वो डिफरेंस करवा लेता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज कॉस्टिंग। ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है। ठीक है। डिटरमाइनिंग द एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग फैक्टर्स लाइक मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। बेसिकली हमारा जितनी भी प्रोडक्शन हमारी होनी होती है ना, अब उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट निकालने के लिए उसके अंदर क्या क्या चीजें यूज हो रही होती हैं, उस प्रोसेस को डिटरमाइन करने के, उन एक्सपेंसेस को डिटरमाइन करने के प्रोसेस को हम कॉस्टिंग कहते हैं। लाइक मटेरियल यूज हो रहा है, लेबर है, डायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर है। ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, जिसको हम फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बोलते हैं, और बहुत सारी चीजें यूज हो रही होती हैं। तो उन सारे एक्सपेंसेस को एक जगह कंसोलिडेट करके, ठीक है, उसमें एक प्रोडक्ट कॉस्ट निकालने को, उस चीज को हम कॉस्टिंग का नाम देते हैं, उस मेथड को हम कॉस्टिंग का, उस प्रोसेस को हम कॉस्टिंग का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये कॉस्टिंग जरूरी क्यों है? ठीक है। सबसे पहले हमने हमारे इन्वेंट्री बनाई। अब हमने इन हाउस हर चीज बना ली। हमने कोई भी लेट से मेडिसिन बनाई, हमने मटेरियल मंगवाया, उसके ऊपर लेबर लगी, उस पे आर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई, उसके ऊपर क्वालिटी एश्योरेंस हुई, क्वालिटी कंट्रोल हुआ, टेस्टिंग हुई, इंस्पेक्शंस हुए, सब कुछ हुए। हमने एट द एंड जो है ना एक मेडिसिन पैनाडोल बना ली है। अब वो पैनाडोल कितने की है, हमें ये कैसे पता लगेगा? ठीक है। वो हमें कॉस्टिंग बताएगी कि ये पैनाडोल कितने की थी या कितने की है। ठीक है। उस वो जो हमने इन्वेंट्री बनाई है ना, वो इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए यूज होती है कॉस्ट। ठीक है। अब उसके अलावा प्राइसेस, अब हमने इन्वेंट्री तो बना ली, अब वो किस लिए बनाई है? अब वो हमने ऑब्वियसली बेचने के लिए बनाई है। तो जब बेचने के लिए है तो उसकी हमने कोई ना कोई प्राइस रखनी है। तो प्राइस को सेट करने के लिए हमें कॉस्टिंग चाहिए। अच्छा, उसके बाद प्राइस होगी। अब बाकी जो डिसीजन करने हैं बिजनेस के, सेल्स के रिलेटेड करने हैं। ठीक है। अब सेल्स में लेट से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सेल का डिसीजन कैसे हो सकता है। अब एक प्रोडक्ट है, उसके अंदर हमें 5 रुपए बचते हैं, दूसरे प्रोडक्ट के अंदर 10 रुपए बचते हैं, एक प्रोडक्ट है उसके अंदर 50 रुपए बचते हैं। अगर हम कॉस्टिंग ही नहीं करते, हम प्रोडक्ट कॉस्ट निकालते ही नहीं, हम ऐसे जनरली कह देते हैं जी जो 5 वाला है ना वो हम 20 का बेचेंगे, जो 10 वाला है वो वो भी 20 का बेचेंगे, और 50 वाला जो है हम 70 का बेचेंगे, ऐसे ही कह देते हैं। हमें पता है नहीं हमें कि कितनी प्रोडक्ट कॉस्ट है, हमारी ट्रू प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी है। तो हमारे जो प्रॉफिट्स आएंगे ना, वो हमारे प्रॉपर या प्योर आप कह लें या ट्रू प्रॉफिट्स नहीं होंगे। ठीक है। वो क्या होंगे? वो हमने एक अज्यूम्ड फिगर्स होंगे कि जी इतना प्रॉफिट हमें हो गया। लेकिन वही अगर हमें ट्रू वैल्यूज पता हो, फिर हम क्या करेंगे, सेल स्ट्रेटेजी अच्छी बनाएंगे। यार इस प्रोडक्ट में ना 30 रुपए का मार्जिन है, 30 का हमें प्रॉफिट होता है, जो है कंट्रीब्यूशन हमें 30 रुपए का मिलता है, या नेट प्रॉफिट हमें 30 का मिलता है, या ग्रॉस प्रॉफिट 30 का मिलता है। दूसरे में हमें 20 का मिलता है, एक में हमें 5 रुपए का मिलता है। जो हमारे रिसोर्सेज हैं हमारे, जो उनको हमने किस पे एलोकेट करना है, हमने 30 पे एलोकेट करना है, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा बनाए। ठीक है। उससे क्या होगा कि हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा, कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा तो नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ठीक है। अब जब ये चीजें आपको सारी प्रॉपरली, ये पूरी कॉस्टिंग पता होगी, पूरा मैकेनिज्म आपके पास ट्रू पिक्चर होगी, तो उससे फिर आप अपने डिसीजंस बेटर कर सकते हो। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन? ओके सर, क्लियर है। क्लियर है। चलें फिर मूव करते हैं नेक्स्ट।
अच्छा, अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट की। व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस इज अ प्री डिटरमिन्ड यूनिट कॉस्ट सेट अंडर अ स्पेसिफिक वर्किंग कंडीशन। हमने अब मेडिसिन की बात की, लेट्स से हम पैनाडोल बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम उसमें क्या करेंगे, हम सेट करेंगे कि जी इसके ऊपर ना इतना मटेरियल लगना चाहिए। हम कहते हैं जी एक बायो कॉम्बिनेशन है वो इतने मिलीग्राम इसमें लगेगा, एक केमिकल है वो इतने ग्राम लगेगा, एक हर्ब है वो इतनी लगेगी, दूसरी इतनी लगेगी, तीसरी इतनी लगेगी। हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि इस पे 2 ग्राम लगनी चाहिए, 2 ग्राम लगनी चाहिए। अब एक्चुअली क्या लगी, वो हमारी एक्चुअल फिगर्स होंगी। हम अभी इनिशियली स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल्स। जी ए बी सी डी 4 मटेरियल हैं, वो पेनाडोल बनने में लगने हैं। एक 2 ग्राम लगेगा, तीसरा 3 ग्राम लगेगा, एक 1 ग्राम लगेगा, एक 5 ग्राम लगेगा, टोटल ये 10 ग्राम बन गया, ठीक है। ये हमने क्या किया, ये स्टैंडर्ड सेट किया। अब उसकी प्राइस का स्टैंडर्ड सेट करेंगे। आप ये चीज सोचें कि हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन नहीं है, मतलब एक आइडियल कंडीशंस है, ठीक है। हम हर चीज को इग्नोर करके हम कहते हैं जी प्राइसेस सेम रहेंगी सारा साल। फिर हम डिसाइड करते हैं कि मटेरियल ए हमें कितने का मिलना चाहिए, वो 2 रुपए का मिलेगा, मटेरियल बी 5 रुपए का मिलेगा, मटेरियल सी 10 रुपए का मिलेगा, ठीक है। तो हम उस तरह डिसाइड कर लेते हैं कि जी स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं ये चीज इतने की मिलेगी। इसी तरह फिर हम लेबर पे देख लेते हैं कि इसके ऊपर एक गोली बनाने में जो है ना 0.001 मिनट लगेगा, ठीक है। इसी तरह हम जो है बाकी चीजों पे, लेबर की एफिशिएंसी पे और बाकी सारी चीजों को हम पहले डिटरमिन करते हैं कि इस चीज के ऊपर इतना लगेगा। वो बनाते कैसे हम, तो हम ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज बना सकते हैं कि 10 15 20 50 प्रोडक्ट बना के देखिए हमने, 50 दफा एक प्रोसेस किया, 20 दफा किया, 10 दफा किया, हमने देखा एवरेज टाइम इतना लग रहा है, उसको 50 पे डिवाइड किया, अच्छा तो एवरेज टाइम ना ये लगेगा, या एवरेज जो मटेरियल के पैसे हैं वो इतने होंगे, ठीक है। तो हमने वो चीज डिसाइड कर ली, तो उससे हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया। तो इस तरह एक स्टैंडर्ड बनता है। अब इस बनाने के डिफरेंट तरीके हैं। आप कितनी जो है कितनी उसको एक्यूरेट बनाना चाह रहे हो, ठीक है। आप रियलिटी के क्लोज बनाना चाह रहे हो, आप आइडियल पे जाना चाह रहे हो, आप किस किस हिसाब से सेट करना चाह रहे हो, ये सारी चीजें हम देखेंगे। इस तरह स्टैंडर्ड बनता है बेसिकली। अच्छा, अब स्टैंडर्ड का पर्पस क्या होता है? बेसिकली कंट्रोल, मेन पर्पस यही होता है, कंट्रोल होता है एक्चुअली कितनी कॉस्ट लगी, लगनी कितनी चाहिए थी। हम कंपैरिजन करेंगे जी 10 रुपए में एक बैच तैयार होना चाहिए था, एक्चुअली कितने में हुआ, 12 रुपए में हुआ। तो 2 रुपए ऊपर जो कॉस्ट लगी वो क्यों लगी, उस चीज को हम एवेलुएट करेंगे कि जी लेबर इनएफिशिएंट थी, हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं थी, इन्फ्लेशन की वजह से मटेरियल महंगा हो गया, ठीक है, या कोई मशीन खराब होगी, ओवरहेड ज्यादा आ गए। तो एक्चुअल इशू क्या हुआ, उस इशू को जब हम एवेलुएट करेंगे ना, तो हमें पता लग जाएगा कि असल लैग कहाँ पे हुआ, उस चीज को हम बेहतर कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट बैच के अंदर वो चीज ना हो। ठीक हो गया। ये हम कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। प्लानिंग वो मैंने आपको बता दिया है। हमने प्रोडक्शन प्लानिंग करी कि इतनी मेडिसिन हमने बनानी है, ठीक है। अब उसकी बेस के ऊपर हमारे पास लेबर रोटी होनी चाहिए कि हमें जी इतना टाइम लगेगा, इतनी लेबर चाहिए और इतना टाइम चाहिए, तब तक इतने दिन में इतनी चीजें बनेंगी। हमें मटेरियल चाहिए पहले से कि क्या इतना मटेरियल है, अवेलेबल है, शॉर्ट तो नहीं है। उस प्लानिंग के अंदर उस चीज को देखते हैं। उसके बाद है जी परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ठीक है। परफॉर्मेंस को देखने के लिए वही लेबर की जैसे एफिशिएंसी को एवेलुएट करने के लिए, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए। अब उसके अंदर इन्होंने बताया कि जी एन अल्टरनेटिव मेथड सच एज लाइफो एंड फाइफो, ठीक है। इसको बाद में डिस्कस करते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन को, ठीक है। अकाउंटिंग में यूज होती है। तो बेसिकली मेन जो उसका पर्पज है ना वो कंट्रोल, प्लानिंग एंड कंट्रोल ही है, जो स्टैंडर्ड का मेन पर्पज है, ठीक है। उसके बाद 4 तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले होते हैं अटेनेबल स्टैंडर्ड्स। दीज आर बेस्ड ऑन अपॉन एफिशिएंट ऑपरेटिंग कंडीशन। This standard will include allowances for normal material losses, realistic allowances for fatigue, machine breakdowns. Uh, these are the most frequently encountered type of standards. उसके अलावा एम्प्लॉय, ठीक है। अब हम इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि अटेनेबल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। तो वो स्टैंडर्ड ऐसे स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं जिसके अंदर हम ये चीज देखते हैं कि ये आवाज का इशू आ रहा है किसी को? दोनों साथ। ठीक है, आवाज क्लियर है सबको? जी सर क्लियर है। जी जी क्लियर। ठीक है। अटेनेबल स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड होते हैं जो कि हम एक परफेक्ट तो नहीं लेकिन एक रीचेबल जो है ना स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हमने किस चीज को अचीव करना है। एक सर्टेन हमने एक स्टैंडर्ड, एक क्या कहते हैं, एक टारगेट सेट किया कि हमने इस चीज को सेट करना है, इस चीज को अचीव करना है। उसके अंदर हमने हर चीज देखेंगे। हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हमने 10 मिनट में
ये जो है एक बैच बनाना है। अब अभी हम बना रहे हैं 12 मिनट में या 13 मिनट में, ठीक है। हमने सेट किया कि हमने 10 मिनट में वो बैच कंप्लीट करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब अटेनेबल स्टैंडर्ड के अंदर हम देखेंगे क्या मशीन ब्रेकडाउन हो सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल हो सकते हैं, उसका हम 1 मिनट रख लेते हैं। क्या जो है लेबर थक जाएगी इतना काम करते हुए, उनको ब्रेक भी चाहिए जी, वो टाइम भी रख लेते हैं। उनको जो है खाने की ब्रेक चाहिए, वो भी रख लेते हैं। क्या मटेरियल का कोई ऐसा हो सकता है कि शॉर्टेज हो जाए, अच्छा जी उस टाइम को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये सारे जितने भी पॉसिबल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उन सारों को एवेलुएट करते हुए एक हमने प्लान सेटअप किया कि अगर हम इतने इतना इतना मार्जिन दें तब भी हम इस चीज को 10 मिनट में बना सकते हैं। ठीक है, ये एक अटेनेबल चीज हो जाएगी कि हाँ हम इसको 3 मिनट कम करके ना 10 पे लेके आ सकते हैं। लेबर भी उस पर एफर्ट करेगी कि हाँ यार ये चीज अचीवेबल है, हमारी इस टाइम कुछ कुछ कमियां कोताहियां हैं, ठीक है, हम इस चीज को ना अचीव कर सकते हैं। तो वो एक किस्म का अटेनेबल स्टैंडर्ड हो जाएगा कि क्लोज टू रियलिटी, कि रियलिटी में जितना लग रही थी ना, जितना क्या कहते हैं हमारा टाइम लग रहा था या जितना मटेरियल लग रहा था, ये किसी भी चीज में जो हम रियलिटी में उस चीज को अचीव कर सकते हैं, वो उसको हम कहेंगे अटेनेबल स्टैंडर्ड। लाइक हम क्रिकेट की एग्जांपल देख लेते हैं, आप सब लोग देखते हैं मैच, कोई कह दे जी T20 में 700 स्कोर बनेगा, वो एक आइडियल सी सिचुएशन हो जाएगी कि हर बॉल पे छक्का मारते रहो, आप हर बॉल पे छक्का मारते रहो, जो है फिर बच जाएगा। ठीक है, हर बॉल पे जो है हर ओवर के अंदर आप 300 350 10 ओवरों के अंदर 350 स्कोर बनाओ, ठीक है, फिर आप जाके जो है 20 ओवरों के अंदर आप 700 स्कोर बना लोगे। वो चीज आइडियली आइडियली तो हम अचीव कर सकते हैं अपने ख्वाबों ख्यालों के अंदर, लेकिन हम इन एक्चुअल हम अचीव नहीं कर सकते। अटेनेबल क्या होगा कि हम सेट करें जी हमने ना 230 या 240 बनाना है, 10 रन पर ओवर बनाना है, जो कि बन सकते हैं, एफर्ट की जा सकती है, प्लानिंग करके हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अटेनेबल स्टैंडर्ड होगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास होता है बेसिक स्टैंडर्ड्स। These are long-term standard which remain unchanged over a period of years. These solely use their sole use is to show trends over the time for such items as material prices, labor rates, efficiency, and the effect of changing method. They cannot be used to highlight the current efficiency. अच्छा, ये बेसिक स्टैंडर्ड्स वो होते हैं जिसमें आप जो पिछले 3 4 5 6 साल के अंदर ना अपने डाटा को एनालाइज कर रहे हो, तो कि यार यूजुअली ना इस काम को ना इतना टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन जब आपने एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है या बाकी चीजें कैलकुलेट करनी है ना, तो आप उसको करंटली ही देख रहे होते हो। लेकिन एक ट्रेंड को ऑब्जर्व करने के लिए, एक चीज को देखने के लिए आप जो है ना उसको इन बेसिक स्टैंडर्ड को यूज करते हैं। उसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ कि रीऑर्डर लेवल्स होते हैं। आप कोई चीज है लाइक आइसक्रीम है, कि ये आइसक्रीम इतनी इतनी जब हमारे पास गोडाउन में पड़ी होगी ना, उसके बाद हमने इसको बनाना शुरू कर देना है, 45 दिन की, 50 दिन की, 70 दिन की, ठीक है। अब वो किस तरह बनते हैं, हम पास्ट जो है डाटा उसको एनालाइज करते हैं कि यार पिछले साल इतनी बिकी थी, उसने पिछले साल इतनी बिकी थी, इस क्वार्टर के अंदर इतनी थी, इस क्वार्टर के अंदर इतनी थी। उसकी बेस के ऊपर हम एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि हमने ना इस क्वार्टर के अंदर इतनी बनानी है, ठीक है। अब इन एक्चुअल वो डिमांड क्या कहते हैं चेंज भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन हम एक अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी एक इनफॉर्मल प्लानिंग के लिए हम देख लेते हैं कि हमने ना 100 प्रोडक्ट तक रखना है। एक्चुअल डिमांड को हम इस दफा मार्केटिंग के हिसाब से और बाकी जो हमारी सेल स्ट्रेटजीज हैं उसके हिसाब से एनालाइज करेंगे। लेकिन 100 तो चल ही रही है ना पिछले साल से, तो मतलब 100 के लगभग तो होगी, इससे ऊपर हो सकती है। तो उस चीज को फिर हम देखेंगे, ये मतलब बेसिक होता है। अब इसको क्रिकेट की एग्जांपल में जो हमें समझ आती है वो भी बता देता हूँ कि 5 रन या 6 रन तो हर ओवर में बनना ही है, मजाक मजाक में 6 सिंगल भी ले लो ना तब भी आपने बन जाना है। तो ये एक बेसिक स्टैंडर्ड है यार, 6 तो बनना ही बनना है। 120 जो है ना T20 में, हर T20 में बन ही जाता है, 99% मैचेस में वो बन जाता है, वो एक बेसिक स्टैंडर्ड है। उससे ऊपर हम सेट करेंगे जी 10 या 12 रन पर ओवर, वो अटेनेबल है। 20 25 30 50 रन पर ओवर अगर हम सेट कर दे, वो एक आइडियल है जो कि हम अचीव नहीं कर सकते। 36 रन पर ओवर करते हैं, 6 छक्के लगे, तो एक आइडियल स्टैंडर्ड हो जाएगा। करंट क्या होगा, जैसे करंट रन रेट चल रहा होता है 8 या 9 चल रहा है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। करंट ये आ गया, दीज आर स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन द करंट वर्किंग कंडीशन। अभी क्या काम चल रहा है, अभी क्या रीऑर्डर लेवल्स चल रहे हैं, अभी लेबर की क्या कंडीशन है, अभी मटेरियल की क्या कंडीशन है, कितना वेस्टेज हो रहा है, किस प्राइस पे मिल रहा है, जो करंटली वो सारा चल रहा होगा ना, उसको हम करंट स्टैंडर्ड्स कह देते हैं हमारे, ठीक है। जो पास्ट ट्रेंड्स पे थे वो डाटा को एनालाइज करते हुए उसको हमने बेसिक कह दिया, ठीक है। और जो क्या कहते हैं जो अचीवेबल थे, करंट परफॉर्मेंस से बेटर थे, लाइक करंट अगर 10 मिनट लग रहे थे, हमने कहा हमने 8 मिनट में इस काम को करना है, ठीक है। पहले मैं जो है पेपर 3 घंटे में करके आता था कंप्लीट, ठीक है, अब मैं उसको 2.5 घंटे में करूँ, अटेनेबल है, ठीक है। आइडियल हो जाएगा कि आधे घंटे में पेपर करके और पास भी कर लूँ और पेपर भी दे के आ जाऊँ, तो वो एक आइडियल चीज होती है।
तो ये चीज होती है करंट, बेसिक और हमारे पास अटेनेबल। अब हम आइडियल देख लेते हैं। मैंने बताया भी दीज आर बेस्ड ऑन द परफेक्ट ऑपरेटिंग कंडीशन, हर चीज परफेक्ट हो, कोई मशीन ब्रेक डाउन नहीं होगा, लेबर को थकावट ही नहीं होगी, लेबर ने खाना नहीं खाना, प्राइसेस भी सेम रहेंगी, एफिशिएंसी 8 घंटे अगर एक बंदा काम कर रहा है तो वो 8वें घंटे भी वैसे 8वें घंटे के आखिरी मिनट में भी वो वैसे काम करेगा जैसे उसने सुबह 8 बजे आके स्टार्ट किया था। ठीक है, ये सारी कंडीशन वो कहते हैं सब कुछ सेम है, प्राइसेस मुल्क के अंदर कोई इन्फ्लेशन नहीं होगी, सेम प्राइसेस रहेंगी। ठीक है, और बिजली के रेट्स नहीं बढ़ेंगे, ओवरहेड नहीं मतलब बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें अगर परफेक्ट कंडीशंस हों तब हम कहते हैं जी ये आइडियल स्टैंडर्ड। तो आइडियल स्टैंडर्ड किसी चीज में वो नहीं होते, मतलब हमारे काम के नहीं होते, बस हम उसको स्ट्रेटेजीज के लिए यूज कर सकते हैं। कोई भी हमने स्ट्रेटेजी सेट करनी है तो उसके लिए आइडियली हम क्या अचीव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब करंटली हम क्या अचीव कर रहे हैं, तो इस तरह हम कंपैरिजन करते हैं। अब कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा, किसी का कोई क्वेश्चन हो? एनीवन? आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है आवाज। अटेनेबल स्टैंडर्ड का स्टार्ट में क्या बताया आपने? अच्छा, अटेनेबल स्टैंडर्ड का मैंने ये बताया है कि ऐसा स्टैंडर्ड जो आपकी करंट कंडीशन से बेटर हो, यानी कि आप उससे बेटर। जी समझ आ रहा था पर मुझे। आ गया? समझ आ गया? जी जी आ गया था मुझे। अच्छा, करंट स्टैंडर्ड रिपीट कर रहे हैं थोड़ा सा। करंट स्टैंडर्ड ये होता है जो आपका अभी चल रहा है। लाइक आप एक चीज बना रहे हो, वो 8 मिनट में बना रहे हो, वो करंट है। ठीक है, अगर आप उसको कह दो कि मैंने 6 मिनट में बनानी है, वो अटेनेबल है। बेसिक हम चल रहे थे 10 मिनट में तो बनती आ रही थी पिछले 5 सालों से, वो बेसिक हो जाएगा। हम वो कहते हैं 2 मिनट में बनाएंगे, वो आइडियल हो जाएगा। ये गैप है। क्रिकेट की जुबान में इसको आप कह लें कि एक ओवर में अगर 36 स्कोर बनाए ना, वो आइडियल है। ठीक है, एक ओवर में हम 5 या 6 बनाए, वो आप कह देंगे ये बेसिक है। करंट 7-8 बना रहे हैं, वो करंट हो जाएगा। अटेनेबल हम 10 या 11 या 12 अटेनेबल उसको अचीव कर सकते हैं, वो अटेनेबल हो जाएगा। समझ आइए निम्रा आपको? ठीक है, क्रिकेट के एग्जाम्पल से तो होना ही है क्लियर, इसीलिए तो दी है। अच्छा, अब हम मूव करते हैं जी एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग के ऊपर। ठीक है, अब हमने देखना है एब्जॉर्प्शनल मार्जिनल। ठीक है, और उसके बाद फिर हम अगली उसके ऊपर मूव करेंगे कि हमारे पास एबीसी है। ठीक है, उसके अलावा प्रोडक्ट कॉस्टिंग है। उसके बाद हमारे पास लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है। तो लाइफ साइकिल और प्रोडक्ट कॉस्टिंग जाके एसएमई के अंदर आती है, एबीसी का टॉपिक इन्होंने इधर दिया है। और एब्जॉर्प्शनल और मार्जिनल जो है ना, वो आप पढ़ के आए हुए हैं उसके अंदर अपना एफसीएमए के अंदर। मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दूंगा, चीजें समझाऊंगा। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। बेसिकली ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग के अंदर ना ये होता था कि हम प्रोडक्शन कॉस्ट देख लेते थे, उसको डिवाइड करते थे डायरेक्ट के अंदर और इनडायरेक्ट के अंदर। डायरेक्ट कॉस्ट में हम क्या लेते थे, मटेरियल है, लेबर है, या कोई अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत कम छोटी उसमें होते थे उसको इंक्लूड कर लेते थे। मेजर पोर्शन जो है ना मटेरियल और लेबर होता था। ये कब होता था? 1990s के अंदर, 1900s के अंदर, सॉरी। जब नई नई इंडस्ट्री लगी थी, मार्केटिंग नहीं होती थी। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कम पैसे लगते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इतनी नहीं होती थी। ये सारी चीजें ना, जो ओवरहेड्स का पोर्शन है ये बहुत कम होता था। ठीक है, हमने ब्रांडिंग नहीं करनी होती थी। ठीक है, हमारे कोई वेबसाइट्स के खर्चे नहीं होते थे, ये सारी चीजें नहीं होती थी। तो ये जो चीजें है ना, ये उस टाइम नहीं थी। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ना इनको इंक्लूड भी नहीं किया गया। ठीक है, उन्होंने कहा जी जो कॉस्ट होती है ना एक प्रोडक्ट की, वो उसके ऊपर मटेरियल लगता है और उसके ऊपर लेबर लगती है। ठीक है, मशीन्स भी इतनी नहीं होती थी, लेबर इंटेंसिव यूनिट्स होते थे, तो उन्होंने कह दिया जी डायरेक्ट के अंदर हमारे पास आ गई मटेरियल लेबर, इसको प्राइम कॉस्ट बोल दिया। कुछ कॉस्ट होती है इनडायरेक्ट, जो कि फैक्ट्री का रेंट है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, डेप्रिसिएशन है। ठीक है, और कोई इनडायरेक्ट मटेरियल उसके ऊपर लगा है या इनडायरेक्ट कोई लेबर लगी है उसके ऊपर। ठीक है, वो सेकंड पार्ट होता है प्रोडक्शन कॉस्ट का। ठीक है, और थर्ड चीज होती है नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। सेलिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एडवर्टाइजिंग और एडमिनिस्ट्रेशन, ये थोड़े थोड़े होते थे और हम इसको ना अपनी कॉस्ट का, अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते थे। ये एब्जॉर्प्शनल कॉस्ट थी। अब इसके अंदर डायरेक्ट तो आ गई, जितने भी 2 4 5 रुपए मटेरियल के, 2 4 5 रुपए लेबर के, वो तो डायरेक्ट आ गई। अब इनडायरेक्ट के अंदर हम ये करते थे, इसका ना OAR बना लेते थे, ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट। हम कैलकुलेट ऐसे करते थे, हम देखते थे, 1 मिनट। अच्छा, अब ओवरहेड रेट क्या होता था? एक प्री डिटरमिन्ड रेट होता था। ठीक है, जिसको हम अपने बजटेड, जो हम कहते थे ना हमारे ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना आएगा,
हमारी डेप्रिसिएशन इतनी चार्ज होनी है, 1000 रुपये हमारी डेप्रिसिएशन होगी, 1000 हमारा बिजली का बिल होगा, 100 रुपये हमने सैलरी देनी है, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो है सिक्योरिटी का एक्सपेंस इतना होगा, हमारा जो है बाकी फैक्ट्री के अंदर डायरेक्ट जो एडमिन एक्सपेंस है वो इतना होगा, उसके बाद जो इनडायरेक्ट लेबर है वो इतनी होगी। वो सारे हमने एक्सपेंसेस कैलकुलेट किए, हमें पता लगा जी 10,000 रुपये हमारा जो है ना टोटल वो लगने हैं, एक्सपेंसेस लगने हैं, बजटेड हमारे ओवरहेड जो होने हैं ना वो इतना। अच्छा, हमने कहा यूनिट्स हम कितने बनाएंगे, अच्छा पिछले साल हमने 1000 बनाए थे तो इस दफा 1100 हो जाएंगे, या पिछली बार 900 बनाए थे इस दफा 1000 हो जाएंगे। चलो जी, 10,000 को 1000 पे डिवाइड किया, हमने ओवरहेड ने निकाल लिया कि जी 10 रुपए हर पर प्रोडक्ट को हमने चार्ज कर देने हैं, ये हमारे ओवरहेड। मटेरियल हमने देख लिया इतने रुपया, लेबर इतने रुपया, और ओवरहेड्स को हमने OAR रेट निकाल लिया बजटेड की बेस पे कि कितने हो सकते हैं, ये नहीं कि इतने होंगे, हमने कहा कितने हो सकते हैं उस हिसाब पे निकाल लिया। अच्छा, अब उसमें क्या हुआ, उसमें एक फॉल्ट ये आता था कि एक्चुअली ओवरहेड या ज्यादा हो जाते थे या कम हो जाते थे। एक्चुअली हम वॉल्यूम ज्यादा बना लेते थे या कम बना लेते थे। अब उसके अंदर ना अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाती थी। एक प्रोडक्ट को हमने एब्जॉर्ब करा दिए 5 रुपए, हमने वो प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, एक आइसक्रीम बनाई, आइसक्रीम को हमने चार्ज की जी 5 रुपए, ओवरहेड्स हमने पर आइसक्रीम हमने चार्ज करनी है, ठीक है, हमने चार्ज कर दिया उसको। वो मार्केट के अंदर चली गई, मार्केट के अंदर बेच भी दी, प्रॉफिट भी आ गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब आपने साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, फिर आपने देखा यार ये क्या हुआ, ये तो 7 रुपए हमारे ओवरहेड खर्चा हो गया, यानी कि 2 रुपया पर प्रोडक्ट हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो गया, 2 रुपए पर प्रोडक्ट हमें लॉस हो गया, 2 रुपए का खर्चा और हो गया। ये तो हमने 1000 प्रोडक्ट बेचा है तो 2000 का तो हमें लॉस हो गया, ये तो हमारा प्रोडक्ट वो जो है लॉस में चला गया। अच्छा, इसी तरह प्रॉफिट करते थे 5 रुपए, हमने कैलकुलेट किया, चार्ज कर दिया, साल बाद पता लगा ये तो 3 रुपए चार्ज होने थे, और ये तो हमने अवाम को जो है वो ज्यादा चार्ज कर दिए, अगर हम ये कम चार्ज करते तो हम 1000 की बजाय 1500 यूनिट बेच सकते थे, ठीक है। तो ये चीज होने लग गई। तो इस चीज को खत्म करने के लिए हम मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर गए थे, टोटल वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब OAR का मैं थोड़ा सा बता भी तो निकालते कैसे थे, आई होप कि सबको पता होगा, बताने की जरूरत तो नहीं है, काइंडली रिस्पॉन्स कर दें। अब मैं तो बेसिक पढ़ा हूँ। आपने तो इमरान साहब कुछ भी नहीं पढ़ा, आप तो नए आए हैं, बाकी बच्चे जरा रिस्पॉन्स कर दें मुझे। यार माइक ऑन कर लो, बता दें बता दें। अच्छा, और OAR जो रेट होता था ना वो हम कैलकुलेट करते थे, मैंने आपको जैसे बताया, ओवरहेड जितने टोटल हमने बजट किए उसको डिवाइड कर देते थे वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। अब उसके अंदर उसको हम एक्चुअल जो हमारी एक्टिविटी होती थी उससे मल्टीप्लाई करते थे। लाइक ये है ना प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड OAR रेट, बजट ओवरहेड लेट से 10,000 हुए, उसको डिवाइड कर दिया, 1000 यूनिट हमने बनाए तो हमारे पास 10 का रेट आ गया। जितने हमने यूनिट्स बेचने होते थे, 1000 बेचने हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते थे, वो हमारे पास 10,000 आंसर आ जाता था। फिर हम क्या किए देखें, ओवरहेड अब्जॉर्ब हम क्या करते थे, एक्चुअल एक्टिविटी जितनी बेचे जितने यूनिट्स उसको OAR रेट पे मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेते थे कि ये हमारा वो हो गया। अब उसके अंदर एक्चुअल, उसके अंदर जब हम एक्चुअली देखते थे कि बजट हमने कितने किए और एक्चुअली हमने कितने चार्ज किए, एक्चुअली हमने 10,000 चार्ज किया, बजटेड हमने 15,000 किए थे, तो अंडर और ओवर आ जाते थे जी, 5,000 ओवर प्रॉफिट हो गया है या 5,000 का लॉस हो गया। वही जो मैंने सारी आपको एग्जांपल दी है ना, एग्जांपल से समझाया, वही चीज है कि आप इसको देख लीजिएगा, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, आपने FCMA के अंदर पढ़ी हुई है ना, आगे ये हमारी यूज नहीं होनी है सच। तो ये बस एक कॉन्सेप्ट के लिए आपको मतलब बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिसने नहीं पढ़ा हुआ ना, बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हुआ चीजें, बिल्कुल नया है, या जो एग्जाम्पन्स लेके आए हैं उन बच्चों को मुश्किल ना हो, तो ये चीजें मैं उसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपकी बेस अच्छी हो जाए, जब मैं ABC वगैरह पे उसको पढ़ाऊँ तो आपको ये ना हो कि ये क्या था वो यार, और ये चीजें समझ आए पहले से ही। अच्छा, ये ना इसमें ये सर जो स्टेप जी। ये सर जो स्टेप 2 और स्टेप 3 जो है हम्म। वो यार कैलकुलेशन के बाद जो है ये भी एबीसी में यूज होगा कि ये इसका एबीसी क्या में नेक्स्ट नहीं रोल नहीं, है? ये एबीसी में यूज नहीं होता, ये एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग में यूज होता है। एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग में ना MCQs आते नहीं है हमारे, एबीसी में ही आते हैं, वो एबीसी ही कैलकुलेट करवाता है कि जी आप सेटअप कॉस्ट कैलकुलेट कर दें, या एबीसी को यूज करते हुए टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट कर दें, या वो कहता है कि जी इस तरह की चीजें वो कैलकुलेट करवाता है, तो ये नहीं कैलकुलेट करवाता। ये बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, बजटेड ओवर
वॉल्यूम करते होते थे, बजटेड ओवर बजटेड वॉल्यूम, उस OAR रेट को हम जो है एक्चुअल एक्टिविटी से मल्टीप्लाई कर लेते थे, या बजटेड एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करके हम उसको डिफरेंस निकाल लेते थे, ओवर चार्ज कितना हुआ है और अंडर चार्ज कितना हुआ है, वो चीज होती थी इसके अंदर। ठीक है। जी ठीक है। अच्छा, इसमें ना ये लिंक खत्म होने वाला है, तो मैं खत्म होने देता हूँ। तो ये इमरान को मैं शेयर करूंगा, वो ग्रुप के अंदर अगेन शेयर कर देगा, तो उससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अभी जब तक नहीं खत्म होता हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास है जी मार्जिनल कॉस्टिंग। अब हम सारी स्टोरी एकदम। घुमा फिरा जी। इससे जो ये पिछली स्लाइड करना जरा जी। इससे पिछली वो मीटिंग अचानक बंद हो गई थी, वो मैंने नहीं सुना। ये वाली इसका थोड़ा सा बता दें जरा। इसका मैं क्या बताऊं आपको। चलें, इसको ना हम बाद में डिस्कस करते हैं एंड में ना। मैं बताता हूँ, इसमें बेसिकली ये बताया मैंने, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ना दो तरह की कॉस्ट होती थी, प्रोडक्शन कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट हम उसे कहते थे जिसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल्स आ जाते थे और डायरेक्ट लेबर आ जाती थी, जो प्राइम कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं। और इनडायरेक्ट कॉस्ट होती थी, उसको हम क्या कह देते थे, जो हमारे एक्सपेंसेस होते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिनको हम बोलते हैं। फैक्ट्री रेंट होता था, सुपरवाइजर की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, ठीक है, सिक्योरिटी फैक्ट्री की, उन चीजों को हम इनडायरेक्ट में डाल देते थे। इनडायरेक्ट को हम कैलकुलेट करते थे OAR रेट से। ठीक है, और डायरेक्ट तो हमें मटेरियल और लेबर की प्राइस पता होती थी। और नॉन प्रोडक्शन तो वो जैसे हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, वो आफ्टर द प्रोडक्ट आती है, हम आफ्टर द ग्रॉस प्रॉफिट वो चीजें आती है, तो हमें उनका लेना देना नहीं होता था, वो हम डायरेक्टली माइनस कर देते थे। प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट यही चीजें होती थी। प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट जो है, प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को बनाते होते थे हम। ठीक है, इसी को ही डाल के OAR रेट निकाल के इसे ओवरहेड्स कैलकुलेट कर लेते थे। और ये प्राइम कॉस्ट में हम मटेरियल और लेबर की कॉस्ट ले लेते थे। यही मैंने बताया, ये FCMA के अंदर था। इसके अंदर सिर्फ बेस सेटअप करने के लिए ना, जैसे ये इमरान न्यू है और एक दो और बच्चे हैं, तो उनकी बेस सेटअप करने के लिए ये मैंने इसको ऐड किया, ताकि ABC में मुश्किल ना हो। ठीक हो गया। ठीक है, ठीक। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग, अब वो सारी जो जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, उसके अंदर फॉल्ट क्या था? OAR रेट्स का फॉल्ट। उस चीज को खत्म करने के लिए ना हम वेरिएबल कॉस्टिंग के ऊपर आ गए, कि जो वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे ना हमारे, वो तो हम डायरेक्टली ले आएंगे। कि अब जो चीजें वेरी कर रही हैं प्रोडक्ट के साथ साथ, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्ट के ऊपर लगते हैं। ठीक है, वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं, वो हम उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली चार्ज कर देंगे, हमने OAR पे जाना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसको वेरिएबल एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद हमारे पास हम अपना कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। तो मार्जिनल कॉस्टिंग इस चीज के ऊपर बेस करती है। मार्जिनल कॉस्टिंग इज द अकाउंटिंग सिस्टम इन विच वेरिएबल कॉस्ट आर charged to the cost unit and fixed cost of the period are written off in full against the aggregated contribution. Its special value is in recognizing cost behavior and hence assisting in decision making. अच्छा, वही जो चीज मैंने आपको बताई, सेल्स में से हम लेके आए, हमने मटेरियल कॉस्ट माइनस कर दी, लेबर कॉस्ट माइनस कर दी, जो हम ऑलरेडी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में करते थे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या करते थे, जो ओवरहेड्स होते थे, वो टोटल हम बजट बना लेते थे जी, इतने एक्सपेंसेस होने हैं, पर यूनिट पे डिवाइड करते थे, और जितनी भी एक्टिविटी होती थी उससे मल्टीप्लाई करके वो एक्सपेंसेस चार्ज कर देते थे। मार्जिनल में क्या किया, हमने उसमें देख लिया कि प्रोडक्ट के साथ चेंज होने वाले कौन से हैं, जो अगर हम एक प्रोडक्ट ज्यादा बनाएं तो कौन से चेंज हो जाएंगे, जो जो चेंज होंगे, या जो जो उसके ऊपर इफेक्ट करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, उनको हम लेके आएंगे वेरिएबल ओवरहेड्स के अंदर, जो तो फिक्स है। अब फैक्ट्री का रेंट है, वो हमने भरना ही भरना है, वो प्रोडक्शन हो ना हो, हमने वो 1 लाख रुपए हमने देना ही है। ठीक है, सुपरवाइजर की सैलरी है, वो 1000 यूनिट बने भले 10,000 यूनिट बने भले 1 लाख यूनिट बने, उसे हमने जो है 20,000 या 25,000 देना ही है। वो हम ले गए आफ्टर कंट्रीब्यूशन, कि पहले हम वेरिएबल एक्सपेंसेस को माइनस कर लें, जितने भी वेरिएबल एक्सपेंसेस होंगे हम उसको माइनस करेंगे। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट, उसके बाद लेबर कॉस्ट, फिर वेरिएबल ओवरहेड्स, उसके बाद हमारा आ गया कंट्रीब्यूशन, कि ये हमें कंट्रीब्यूशन रिसीव हो रहा है जिसमें से हमने फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी। फिर हमने उसमें से जो प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट है उसको माइनस कर लिया। उसके बाद फिर हम लेके जाएंगे उसको कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव है, सेल्स है, मार्केटिंग है, जो इनडायरेक्ट है उनको फिर माइनस करेंगे। अच्छा, the marginal cost is the extra cost arising as a result of making and selling one more unit of product or service, or in saving in cost as a result of making or selling of one less unit. वही जो मैंने आपको चीज बताई है, जिन चीजों का फर्क ही नहीं पड़ता
एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाने पे, 1 बनाओ, 2 बनाओ, 10 बनाओ, 20 बनाओ, जो चीज इफेक्ट ही नहीं करती। मटेरियल डायरेक्टली इफेक्ट होता है कि अब आपने एक चीज बनानी है, अच्छा तो उसके ऊपर 10 ग्राम लगना है, ठीक है, आप 2 बनाओगे 20 ग्राम लगेगा, 3 बनाओगे 40 ग्राम लगेगा, लेबर भी इसी तरह लगेगी, ठीक है। इसी तरह मशीन की जो डेप्रिसिएशन है, वो भी जाहिर सी बात है ज्यादा चार्ज होगी। वो मतलब हजार या 2-2 हजार, 5-5 हजार जब यूनिट पे जाओगे, आप एक्सेस करोगे, तो डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली ज्यादा होगी, ठीक है। इसी तरह डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट बढ़ेगी। तो इस तरह की जो डायरेक्टली एक्सपेंसेस थे ना, उसको हमने ले आए से पहले, कंट्रीब्यूशन से पहले, कि ये हमने सब्ट्रैक्ट करने हैं, ये प्रोडक्ट कॉस्ट है, ये हमारी जो है वो क्या कहते हैं, ईयरली कॉस्ट या एक्सपेंस नहीं है, इसको हमने प्रोडक्ट के अंदर एलोकेट करना है। ये चीज मार्जिनल कॉस्टिंग ने हमें दी। कंट्रीब्यूशन का मैंने आपको बता दिया। डेप्रिसिएशन जी डेप्रिसिएशन सर जो वेरिएबल बता रहे हैं वो फैक्ट्री से रिलेटेड, मतलब अगर जी जी क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया हो जी जी कि जी ये जी डेप्रिसिएशन जो है वो प्लांट एंड मशीनरी या वो फैक्ट्री से रिलेटेड है, वो जी वो उसको हम मेंशन वेरिएबल होगा का पार्ट बनाएंगे। कि फैक्ट्री के अंदर जो प्लांट है उसकी इतनी डेप्रिसिएशन है, ठीक है। अगर तो वो जनरल बिल्डिंग की हो रही है, ठीक है, तो आप कोई नहीं चार्ज करोगे, ठीक है, या बाकी चीजों की हो रही है, वो आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे। अगर वो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि जी फैक्ट्री की है, या ये मशीन जो है ये इस मशीन की हुई है, इसके ऊपर ये प्रोडक्ट बना था, तो आप चार्ज करोगे। ये आपने चार्ज नहीं करने, ना आपने मार्जिनल बनवानी है, ना उसने एब्जॉर्प्शन बनवानी है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट के लिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। और अगर खाली डेप्रिसिएशन का वर्ड लिखा होगा तो हम उसको फिक्स कंसीडर करेंगे, फिक्स कंसिडर करेंगे, लेकिन आपके वेरिएबल पास का आना पार्ट नहीं है ना, बनाएंगे। इमरान भाई, आपके पास ये चीजें आनी नहीं है। आप बस कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। ये आपके पास सवाल नहीं आना, आपके पास एबीसी उसने कैलकुलेट करवानी है आपसे, ठीक है। जी सर, ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब मार्जिनल कॉस्टिंग का फायदा क्या होता है, चलें आगे, मैंने है ये लिखे। अच्छा, अब प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या नुकसान थे और क्या फायदे थे। अब IAS 2 जो हमें कहता है ना, कि जैसे इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी चाहिए हमें, ठीक है, वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से सही थी, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता था, ओवर और अंडर वाला जो था, कई दफा हमारी फेवर में होती थी चीजें, जब हमने ज्यादा चार्ज कर दिया है, तो हमें तो ज्यादा प्रॉफिट हो गया ना। वो अलग बात है कि सेल्स के अंदर हम उसको इनहेंस कर सकते थे, अपनी सेल्स स्ट्रेटजी को बेटर कर सकते थे, और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमें तो फायदा हो गया ना। तो ये चीज होती थी, ठीक है। ये एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग के फायदे थे, लेकिन नुकसान ज्यादा था कि जब हम ओवर चार्ज कर रहे थे ना, तो हमने जहाँ पे बाकी उसमें फायदा लेना था, सेल से हम बेटर प्लानिंग कर सकते थे, ठीक है, बेटर रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे, ठीक है, बेटर जो है एलोकेशन, हमारे रिसोर्सेज की एलोकेशन कर सकते थे, वो चीज हमने नहीं की, ठीक है। तो हमने प्रोडक्ट कॉस्ट ही बेसिकली सही नहीं निकाली। जब आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट ही खराब निकली है ना, फिर आप जो मर्जी करते रहो, ना आपकी प्राइस सही होगी, ना आपके बाकी एक्सपेंसेस पूरे होंगे, ना आपका प्रॉफिट सही होगा, ठीक है। वो सारा जो सर्कल है ना, वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। ये होता था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर। मार्जिनल कॉस्टिंग ने क्या किया, कंट्रीब्यूशन दे दिया कि फिक्स कॉस्ट के अगर फिक्स कॉस्ट को हम निकाल देना, खाली हम एक प्रोडक्ट बनाए, उसके ऊपर इतने पैसे लगने हैं। आप 1 बनाओ, 2 बनाओ, 10 बनाओ, 100 बनाओ, जितने मर्जी बनाओ, एक के ऊपर इतना खर्चा आएगा। फिर आपने उसको हिसाब लगाया कि यार हम इसका ना CVP एनालिसिस करते हैं, हमारी फिक्स कॉस्ट ना 1 लाख की है, जो मर्जी हो जाए, हमने कंट्रीब्यूशन अपना 1 लाख तो लाजमी लेके आना है, नहीं तो हमारी कंपनी चली जाएगी लॉस के अंदर। 1 लाख से हमने कम नहीं हो। अच्छा, हम ब्रेक इवन पे आ गए, ठीक है। अब ब्रेक इवन पे आ गए, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। ये चीज आप एनालाइज की आपने कंट्रीब्यूशन से, कि हम इतने प्रोडक्ट बनाते रहे ना, हमें ना नुकसान होगा ना हमें फायदा होगा, हम सैलरीज भी दे रहे हैं, हम मटेरियल की कॉस्ट भी पूरी कर रहे हैं, ओवरहेड्स भी पूरे कर रहे हैं, बिजली के बिल भी हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव की कॉस्ट भी पूरी हो रही है, मार्केटिंग हो रही है, हमारा जो है नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर हम खड़े हैं। उसके ऊपर हमने एनालाइज किया कि यार हमने टारगेट प्रॉफिट कितना रखा, ठीक है, हमने अब इतने प्रोडक्ट्स बेचे। तो ये सारी पिक्चर हमें क्लियर किसने की, मार्जिनल कॉस्टिंग ने, ठीक है। इसके अंदर अंडर और ओवर वाला कोई चक्कर नहीं होता, फिक्स कॉस्ट को कितना एलोकेट करना है, वो भी एलोकेशन अच्छी हो गई, डिसीजन मेकर बेटर होगी, प्राइसिंग बेटर होगी। तो ये सारी चीजें जो है ना, हमने मार्जिनल कॉस्टिंग से की। ठीक हो गया, कोई क्वेश्चन? जी सर, क्लियर हो गया। जी जी, किसी का कोई क्वेश्चन? और आंसर। कोई क्वेश्चन नहीं है? नो नो यार, ये आप माइक नहीं चलते आपके? भाई चल रहे हैं।
बाकी लोग अच्छा ये ना थोड़ा सा इमरान ये आपके लिए और बाकी स्टूडेंट जिनको एफसीए में भूली हुई है ना, ये आगे यूज होंगे दो कॉन्सेप्ट, प्राइम कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट। इसका मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, बल्कि लिंक खत्म हो रहा है तो मैं ना नया बना के फिर उसमें ज्वाइन करवाता हूं। ठीक है, 1 मिनट रह गया तो मीटिंग एंड करता हूँ। मीटिंग एंड करने के बाद